हेलो फ्रेंड्स, आपका एसके स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान एसके जासर का 5th एडिशन का जो बुक है, इसका सामान्य ज्ञान चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। कौन? स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर मिल जाएगा। सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं, अब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे और इसका न्यूमेरिकल इसके बाद आएगा। चलिए देखते हैं। दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन है। दूरी और विस्थापन कब बराबर होगा? जब स्ट्रेट लाइन पर चलते हैं तो दूरी और विस्थापन बराबर होगा। वही टेढ़ी मेढ़ी लाइन से चलते हैं तो दूरी विस्थापन के बराबर नहीं होगा। दूरी क्या होता है? एकांक किसी खास समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ दूरी बराबर क्या है? दूरी न्यूनतम दूरी बराबर विस्थापन होता है। वही सीधी लाइन पर चल रहे हैं तो दूरी और विस्थापन बराबर होगा। वही न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, दूरी बराबर किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। वही विस्थापन आ गया, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी क्या? अदिश राशि है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। दूरी का भी मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। अगर हम एक सड़क पे चल रहे हैं, सीधी सड़क पे, तो इस पे दूरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर होगा। और वही हम एक टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर चल रहे हैं तो डिस्टेंस, इसमें क्या होगा? दूरी कभी बराबर नहीं होगा विस्थापन के। वही हो। अगला क्या है? दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, NCERT का लाइन है। पूछता है दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना होता है? तो हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। अगर दूरी वही दूरी बटा विस्थापन करेंगे इसको, दूरी बटा विस्थापन तो कितना? दूरी क्या होता है? बड़ा होता है और विस्थापन कम होता है। और इसमें अगर चलते हैं, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ऐसे ही से चल रहे हैं, यहाँ ऐसे ही से चल रहे हैं, यहाँ तक आए, तो ये विस्थापन क्या होगा? विस्थापन कम होगा। ये क्या है? विस्थापन है। ये विस्थापन है और ये क्या है? दूरी है। तो दूरी ज़्यादा होगा, विस्थापन कम होगा। यही यहाँ दूरी का मान ज़्यादा होगा और विस्थापन कम होगा। ठीक है, तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। एक है, जब दूरी बटा विस्थापन होगा तो इसका मान 1 से बड़ा या बराबर होगा। अगर विस्थापन बटा दूरी होगा तो इसका मान 1 से छोटा या बराबर होगा। पूछा जाता है दूरी बटा विस्थापन का मान कितना होता है? 1 से बड़ा या बराबर होगा। और विस्थापन बटा दूरी तो 1 से छोटा या बराबर होगा। दूरी क्या है? बड़ा हो जाता है और विस्थापन छोटा होता है। इसलिए अगर 12 में हम छोटा से भाग देंगे तो मान ज़्यादा आएगा, और छोटा में 12 से मान भाग देंगे तो मान कम आएगा। इसलिए यहाँ मान 1 से बड़ा होगा। इसी को समझने के लिए एक नीचे चित्र दिया गया है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं, यहाँ से चलना है, यहाँ से
4 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर आया, फिर 4 किलोमीटर आया, फिर 3 किलोमीटर आया है और इतना चले हैं। तो दूरी कितना होगा? तो दूरी 4 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो दूरी इस सब को जोड़ेंगे, दूरी आएगा और विस्थापन सीधा यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, विस्थापन हो गया। विस्थापन यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, क्या विस्थापन हो गया। विस्थापन क्या है? 5 है और ये 5 है। तो विस्थापन देखिए यहाँ दूरी बराबर 4 3 4 3 1, तो कितना? 14 हो गया। इस सब को जोड़ेंगे तो 14 हो गया और विस्थापन इधर 5 और 5 को 10 हो गया। तो विस्थापन और दूरी का अनुपात निकालना है। तो कितना हो गया? 14/10। अनुपात निकालिएगा 14/10, 7/5। यही 7:5 आ गया इसका विस्थापन और दूरी का अनुपात। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.1/2 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। एक वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त में ये त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और कितना? 2.5 चक्कर लगाती है। 2 चक्कर जहाँ से चले इसमें यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं, ऐसे चले तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे आ गए फिर 0 हो गया, फिर यहाँ से चले, जहाँ से चले वहाँ पर आ गए तो विस्थापन का मान 0 होता है। लेकिन यह क्या, यहाँ क्या है? 2 चक्कर के बाद है 2.5 चक्कर है, आधा चक्कर है। तो आधा चक्कर यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे तो आधा चक्कर है। तो यहाँ से विस्थापन क्या होगा? यहाँ से ये दोनों मिलाएंगे तो 7 ये है और 7 ये है, तो 7 7 14 हो गया। तो विस्थापन कितना हो गया? 14 हो गया। और दूरी क्या होता है? वृत्त की परिधि हो गया। जितना ही पूरा चलते हैं तो 2.5 चक्कर, तो परिधि में 2.5 से गुना कर दीजिए। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है। 2πr से 2.5 से गुना कर दीजिए। तो 2 अगुने पाई का मान कितना? 22/7 अगुने आर कितना है? 7 अगुने 2.5 से तो 2 दूना 4 1 5/2 से गुना कर दीजिए। तो ये 2 से ये 2 का कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा और 22 पंचे 110, तो कितना आ जाएगा? तो 110 आ जाएगा। विस्थापन 14 और दूरी 110 आ गया। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह वस्तु पुनः पूर्व अवस्था में आ जाता है तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? जहाँ से हम चले, यहाँ से अगर चले, यहाँ से चले और फिर यहाँ से ऊपर चले और वहाँ से फिर रिटर्निंग हम आ गए, जहाँ से चले थे फिर रिटर्निंग आ गया, तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन इसका 0 हो जाएगा। और दूरी दोनों को जोड़ देंगे। अगर 1 किलोमीटर चले हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर चले हैं ऊपर तक, तो 1 किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो दूरी जुटेगा और विस्थापन 0 हो गया। वही विस्थापन क्या होगा? 0 हो गया। और दूरी कितना है? 5 किलोमीटर ये है और 5 किलोमीटर ऊपर से एक बारी जाने में एक बारी आने में, 5 किलोमीटर जाने में 5 किलोमीटर आने में, तो दूरी कितना हो गया? 10 किलोमीटर हो गया। दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछ रहा है, तो दूरी बटा विस्थापन कितना होगा? दूरी कितना? 10 है और विस्थापन 0 है, तो इसका इनफाइनाइट हो गया। और ऐसा अनुपात पूछ रहा है तो 10/0 हो गया ये। अगला क्या है? एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन क्या होगा? देखिए एक चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर में दूरी
दूरी तो जितना है उतना होगा, विस्थापन किसका होगा, इसका 0 हो गया, विस्थापन 0 हो जाएगा। और दूरी कितना है, 144.51 है, तो दूरी हो गया कितना, 141.51, दूरी हो गया 151.41 हो गया, विस्थापन 0 हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए, पिंड द्वारा तय की गई दूरी वृत्ताकार पथ की परिधि होता है। जो एक बार यहाँ से घूमता है वही वृत्त की परिधि हो गया, और तय की गई दूरी यही होता है, जहाँ से चले वहाँ तक, तो ये वृत्त की परिधि हो गया, तय की गई दूरी। और एक चक्कर लगाने के बाद पिंड का विस्थापन बिंदु ए से बिंदु ए तक की दूरी 0 होता है। एक चक्कर लगाएंगे, जहाँ से चले वहीं पर आ गया, तो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, इसलिए विस्थापन इसका 0 हो गया और दूरी 144.51 हो गया। अगला क्या है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, किधर भी, किसी भी दिशा में नहीं, कोनो भी दिशा में चल सकते हैं, लेकिन विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। जैसे यहाँ से चलते हैं तो ये किस दिशा में चल रहे हैं, और दूरी का कोई नहीं है, दूरी ऐसे चल रहे हैं, ऐसे यहाँ से चले ऐसे, इसका कोई दिशा नहीं होगा, ये क्या दूरी होता है। और विस्थापन स्ट्रेट लाइन होता है, परिमाण और दिशा दोनों बताता है। दूरी सदैव धनात्मक या शून्य हो सकता है। दूरी क्या होगा, धनात्मक और शून्य हो सकता है। दूरी धनात्मक और शून्य हो सकता है। और विस्थापन क्या है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं, किधर, यहाँ अगर एक बिंदु है, यहाँ पे इधर से आगे भी चले तो भी दूरी होगा, और पीछे भी चले तो भी दूरी होगा। शून्य दूरी, यहाँ एगो पॉइंट हो गया, जहाँ खड़ा हो वहीं पर रह गया तो कोई दूरी नहीं, तो वहाँ शून्य दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन हो गया तो धनात्मक हो गया, एक व्यक्ति यहाँ से है और यहाँ इधर चले तो धनात्मक हो गया, और यहाँ से चले तो पीछे ऋणात्मक हो गया, और शून्य हो गया, जहाँ से चले वहीं पर आ गए तो विस्थापन क्या होगा, शून्य हो गया। और क्या है, यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि, विस्थापन एक सदिश राशि है। चाल। चाल बराबर क्या होता है, ऐसे चाल के डेफिनेशन क्या है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यही होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, एकांक समय में, किसमें, एकांक समय में तय की गई दूरी को विस्थापन चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यही चाल का ऐसा ही मात्रा कहता है, मीटर पर सेकेंड होता है। दूरी का क्या होता है, मीटर होता है, और समय का सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। चाल क्या है, अदिश राशि है। अगला क्या है, वेग। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और यह एक सदिश राशि है। चाल एक क्या होता है, अदिश राशि है, और वेग क्या, एक सदिश राशि है। सूत्र होता है क्या, विस्थापन बटा समय होता है, और
वेग प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है। वेग वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं, प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं और अंतिम वेग को v से सूचित करते हैं। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या हो गया, यहाँ से अगर प्रारंभ किए, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो यह क्या था, प्रारंभिक वेग हो गया, और यहाँ पर आ गया तो ये क्या, अंतिम वेग हो गया। इसे u से सूचित करते हैं प्रारंभिक वेग को और अंतिम वेग को v से सूचित करते हैं। त्वरण एक्सीलरेशन, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बड़ा होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। दर होता है क्या, वेग में परिवर्तन बटा समय को त्वरण कहते हैं। त्वरण बड़ा होता है, त्वरण को क्या ए से सूचित किया जाता है, एक्सीलरेशन को ए से सूचित किया जाता है त्वरण। वेग में परिवर्तन v माइनस यू, v माइनस यू, v माइनस यू बटा टी हो गया। वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और समय हो गया नीचे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बटा ये सेकेंड है, सेकेंड है, यदि ऊपर जाएगा तो कितना, माइनस में आ जाएगा तो एस माइनस हो जाएगा, एस माइनस हो जाएगा, एक माइनस दो माइनस, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर यही जगह। एक्सीलरेशन का त्वरण क्या होता है, मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका अगर बीमीय सूत्र निकालते हैं, बीमा सूत्र कैसे निकलता है, देखिए मीटर है, द्रव्यमान के लिए m लिखा जाता है, केजी के लिए m लिखा जाता है, तो इसमें केजी है नहीं तो m 0 हो गया, और l मीटर के लिए l लिखा जाता है, तो l है तो सीधा l के पावर 1 है तो l के पावर 1, और t समय को t से बीमीय सूत्र इसका t होता है, समय का बीमीय सूत्र t होता है, तो t के पावर -2 हो गया, m0 l t के पावर -2 हो गया। त्वरण का बीमा पूछेगा तो m0 l t के पावर -2 हो गया। अब महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, वेग एकांक वेग एक समान होने से त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। वेग एक समान होने से त्वरण का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। जैसे में अगर वेग 10 है, वेग कितना है, 10 है, 10 ही रह जाएगा, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10, तो त्वरण क्या होता है, त्वरण बड़ा होता है वेग में परिवर्तन। यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो 10 - 10 कितना हो गया, 0 हो गया। और किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो 0 हो गया, तो ही त्वरण का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। अगर वेग समान रहने पर त्वरण का मान शून्य हो गया, वेग समान रहने पर त्वरण का मान कितना, शून्य होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन में, अगर वेग समान रहेगा तो त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। वेग समान रहने पर त्वरण का मान शून्य होता है। अगला क्या है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और परिणाम, रिजल्ट। प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और समय कितना है, 2 सेकेंड है। तो त्वरण क्या होगा, a बराबर v - u/t होता है, तो 20 - 10 बटा 2 5 मीटर पर सेकेंड होगा। वही अगर प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकेंड है और समय 2 सेकेंड है, तो मंदन हो जाएगा। मंदन को कैसे मालूम पड़ेगा, तो अंतिम वेग कम है तो अंतिम वेग 10 है, 10 है माइनस 20 बटा 2 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 10,
बटा 2 कितना आ गया, माइनस में 5 आ गया, माइनस में 5 आ गया। तो ये मंदन को लिखने के लिए माइनस की जरूरत नहीं पड़ता है, मंदन को लिखने के लिए माइनस की जरूरत नहीं पड़ता है। कितना, माइनस 5 आ गया। कहते हैं जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। जब वेग का मान एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान कितना समान रहता है। जैसे में यहाँ 10 हो गया, 10, 20, 30, 40 एक समान रूप से बढ़ रहा है, सब में 10-10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है और इसमें भी 10 का अंतर है। एक समान रूप से बढ़ रहा है तो त्वरण का मान क्या था, समान रहता है। कैसे, त्वरण ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। तो v अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 बटा 2, तो 20 माइनस 10 कितना, 10 हो गया, 10 बटा 2 कितना हो गया, 5 हो गया। सब में सेम होगा। इसमें 10, 20 माइनस 10, 10 बटा 2 5 हो गया। इसमें भी 30 माइनस 20 10, 10 बटा 2 5 हो गया। और 40 माइनस 30 10, 10 बटा 2 5 हो गया। तो वही क्या रह गया, जब वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है तो त्वरण का मान क्या होगा, समान रहता है। अगला देख लेते हैं, इसी में इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यही है, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है तो सब में 2-2 का अंतर है। तो ए बराबर त्वरण बराबर क्या था, 4 अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग 4 है और प्रारंभिक वेग 2 है, तो 4 माइनस 2 बराबर 2 बटा 2 से भाग देंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड। वही 6 माइनस 4 अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा 2, सब में क्या था, वेग समान है। वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है तो त्वरण समान रहता है। v माइनस यू, अगर v u से बड़ा होगा v तो त्वरण होगा, एक्सीलरेशन त्वरण होगा। अगर u v से बड़ा है तो यह मंदन होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया जैसे 10 बड़ा है, एक्सीलरेशन 10 बड़ा है 20 से, एक्सीलरेशन हो गया। वही प्रारंभिक वेग में इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 20 बड़ा है 10 से बड़ा है। ये मंदन का एग्जाम्पल हो गया। ये प्रारंभिक वेग बड़ा हो गया तो मंदन होगा और अंतिम वेग बड़ा होगा तो एक्सीलरेशन होगा। यहाँ क्या है, मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ देखिएगा, मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्या, उदग्र और उदग्र वर्टिकल, ऊपर से नीचे, उदग्र हो गया, नीचे ऊपर। अगर कोई सामान को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो u0 होगा, ऊपर से नीचे गिराएंगे तो u0 होगा। जैसे में अगर हम ऊपर से यहाँ छत है, यहाँ छत है, छत पर से अगर हम नीचे इसको फेंक रहे हैं तो यहाँ से आरंभ हुआ, चलना आरंभ हुआ, यहाँ पे तो वेग कुछ होगा, यहाँ से तो चलना स्टार्ट, तो यहाँ से तो 0 है, ऊपर से क्या है 0 है, तो यहाँ से वही ऊपर से अगर फेंकेंगे तो u0 होगा, ऊपर से फेंकेंगे तो क्या u0 हो जाएगा, ऊपर से फेंकेंगे तो u बराबर 0 हो जाएगा। और नीचे भी का मान कुछ होगा, वही जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर भी बराबर 0 हो जाएगा और u का मान कुछ होगा, कुछ दिया होगा। जैसे में अगर हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो कहीं एक बिंदु पर जाकर वो रुक जाएगा जहाँ भी का मान 0 हो जाएगा, वही वहाँ से वो नीचे फेंक दिया जाएगा। वही
ऊपर भी का मान क्या होगा, 0 होगा और नीचे कुछ मान होगा। वही नीचे से अगर ऊपर फेंकने पर भी का मान 0 होगा और नीचे से ऊपर फेंकने पर भी का मान 0 होगा और ऊपर से नीचे फेंकने पर यू का मान 0 होगा। यह न्यूमेरिकल बनाने में सहयोग देगा आपको। ये आईपी इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु हो गया और एफपी फाइनल पॉइंट यू हो गया। विरामावस्था से चलेगा तो यू 0 होगा और ब्रेक लगाने पर भी 0 होगा। अगर हम चल रहे हैं और ब्रेक लगाएं तो यहाँ रुक जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, अंतिम वेग भी बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ तो यू से चलना है तो यू बराबर कुछ मान होगा। वही जब विरामावस्था से चलना स्टार्ट किया और यहाँ विरामावस्था में यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो यहाँ पे तो यू 0 हो जाएगा और यहाँ भी का मान कुछ होगा। यही कह रहा है ब्रेक लगाने से विरामावस्था से चलने पर यू का मान 0 होगा और ब्रेक लगाने पर भी का मान 0 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगाया गया है तो उस पर मंदन का मान ज्ञात कीजिए। त्वरण का मान ज्ञात करना है। त्वरण का मान ज्ञात किया, देखिए यू बराबर क्या होता है, यू बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको पहले मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए। 72 को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से इसको भाग देते हैं। अगर वही कितना सेकेंड में बदलना है तो सबसे छोटा वाला से गुना करेंगे। अगर मीटर पर सेकेंड को घंटा में बदलना है तो 12 वाला से गुना करेंगे, छोटा वाला से भाग देंगे। तो कितना आ गया, 72 है, 18 चौक 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड। भी कितना है, 0 है, ब्रेक लगाया है तो भी 0 हो गया। ए बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है। ए बराबर भी, तो भी 0 है, माइनस यू बटा भी, तो कितना 20/5 बराबर कितना हो गया, -4 हो जाएगा। 4 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसको लिखने के लिए -4 का उपयोग नहीं करते हैं। मंदन के लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करता, सीधा 4 आंसर हो जाएगा। इसमें सीधा 4 आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन भी -4 है और 4 भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्योंकि मंदन को लिखने के लिए माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं। मंदन अगर लिखा गया तो उसका मीनिंग ही होता है, मतलब ही होता है क्या, ऋणात्मक में है। गति के समीकरण, एस बराबर क्या था, विस्थापन होता है, यू बराबर प्रारंभिक वेग होता है, विस्थापन भी बराबर अंतिम वेग हो गया, ए बराबर त्वरण हो गया, टी बराबर समय हो गया, जी गुरुत्वीय त्वरण हो गया और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 भी लेते हैं मीटर पर सेकेंड। ये आपको आगे दिखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे। नोट में क्या है, छात्रों द्वारा प्रश्न में बनाते समय प्रश्न का दिया हुआ मान या उत्तर मान फ्रैक्शन में दिया हुआ 9.2, 9.8, ये 19 नहीं है, सीधा 9 हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, सीधा 9.6 हो तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, अन्यथा 10 मीटर लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अगर अपने मन से लेना हो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अगर दिया हो तो कोई बात नहीं है, अगर अपने मन से लेना है तो इतना लेंगे। कहते हैं गति का परिभाषा तथा समीकरण किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। और गति का नियम किसने, न्यूटन ने दिया था। ये पूछा जाता है, गति का परिभाषा किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। गति का परिभाषा और समीकरण गैलीलियो ने दिया था और गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। एनसीईआरटी से पूछा जाता है,
भी ALP टेक्नीशियन में पूछा गया है NCERT से। फॉर्मूला क्या था? गति को दो भागों में बांटा गया था, एगो क्षैतिज एगो उदग्र। क्षैतिज क्या हो गया? ये क्षैतिज हो गया। उदग्र क्या होगा? ये उदग्र हो गया। उदग्र ये हो गया और क्षैतिज ये हो गया। क्षैतिज और उदग्र। क्षैतिज हॉरिजेंटल हो गया और ये वर्टिकल। हॉरिजेंटल में अगर ये हॉरिजेंटल है, इसमें रहेगा तो गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। पहला समीकरण क्या है? V बराबर U प्लस AT है। दूसरा समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा समीकरण V स्क्वायर बाई U स्क्वायर प्लस 2AS। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS है। अगर ऊपर वर्टिकल में होगा तो A के स्थान पर -G रखेंगे। वर्टिकल में A के स्थान पर G रखेंगे। कब? A के स्थान पर G रखेंगे, लेकिन जब ऊपर से नीचे गिराएंगे तो G का मान निगेटिव होगा। सॉरी, नीचे से अगर ऊपर फेंकेंगे तो G का मान निगेटिव होगा, और ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो G का मान पॉजिटिव होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट फेंकेंगे तो निगेटिव G का मान माइनस होगा। नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी खींचेगा, इसलिए हमको G का मान क्या निगेटिव होता है। और ऊपर से नीचे अगर फेंका जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण अपने ओर खींचेगा, हम भी नीचे ओर आएंगे तो क्या था? प्लस हो जाएगा। क्या के लिए? वेग बढ़ जाएगा। हम भी खींचेंगे और आप भी नीचे लगाइएगा तो वेग बढ़ेगा, और अगर हम एक दूसरे के विपरीत खींचेंगे तो वेग घट जाएगा, इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे आने पर G का मान प्लस होगा, और नीचे से ऊपर जाने पर G का मान निगेटिव होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें G का मान निगेटिव होगा, नीचे से ऊपर जाने पर G का मान निगेटिव होगा, तो सब में जहाँ जहाँ A है वहाँ G रख दीजिए। तो प्रथम नियम में क्या था? V बराबर U माइनस GT हो गया। सेकेंड नियम में S बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर हो गया। थर्ड में क्या हो जाएगा? थर्ड नियम में V स्क्वायर बाई U स्क्वायर माइनस 2GS हो गया। वही ऊपर से अगर नीचे फेंकेंगे तो A के जगह पर प्लस G रखेंगे। तो प्रथम नियम क्या था? V बराबर U प्लस GT हो गया। सेकेंड नियम क्या था? S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर हो गया। और थर्ड नियम क्या हो गया? V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2GS हो गया। इसका कोई खास जरूरत नहीं है इसमें। अब क्या? समांगत का सिद्धांत। समांगत का सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। जैसे में एग्जाम्पल दिया वो क्या? वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, और U इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। और समय A त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है? वेग का मीटर पर सेकेंड, ये भी वेग है तो मीटर पर सेकेंड, और A और गुने T, त्वरण गुने समय, इसका भी मीटर पर सेकेंड। सभी का मात्रक गति के प्रथम नियम में सभी का मात्रक क्या होता है? सेम होता है। वही दूसरा नियम में इसमें क्या? V स्क्वायर तीसरा नियम है। V स्क्वायर बाई U स्क्वायर प्लस 2AS, तो V स्क्वायर मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। U स्क्वायर में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। वही 2AS, तो 2 मीटर पर सेकेंड गुने मीटर। कहते विस्थापन का मतलब कहते मीटर होता है, तो मीटर तो कहते मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी का मान सेम होंगे। देखिए समांगतता के नियम में
सभी का मान क्या होता है, सेम होता है। विमाया सूत्र क्या होता है, सेम होता है। ये तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस विस्थापन का मान क्या होता है, मीटर होता है। वही ए गुने टी, वेग गुने समय। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टी समय का सेकेंड होता है। तो एक माइनस में एस के पावर -1 है और एस के पावर +1 है। माइनस प्लस कट जाएगा, सीधा मीटर बच जाएगा। और यहाँ एम त्वरण का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। एस स्क्वायर होगा। तो एस स्क्वायर इसमें यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सीधा मीटर हो जाएगा। तो सभी का मात्रक सेम होता है। इसका मीटर। इससे यह पता लगा कि प्रथम नियम में क्या होता है, प्रथम में क्या था, मीटर पर सेकेंड है। प्रथम नियम में सभी का मात्रक मीटर पर सेकेंड है। द्वितीय नियम में क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है द्वितीय नियम में। और तृतीय नियम में क्या है, तृतीय नियम में सीधा सबका डायमेंशन मात्रक मीटर हो गया और विमीय सूत्र एल हो जाएगा। नीचे दिया गया क्या, नीचे दिए समीकरण में अगर ए और बी नियतांक हो तो ए और बी की मात्रा और विमा क्या होगा। P प्लस ए बाई भी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी बराबर आर टी है। तो यहाँ से ए और बी नियतांक कांस्टेंट है, P दाब है, प्रेशर है, और R नियतांक सार्वत्रिक गैस नियतांक है, V आयतन हो गया और T तापमान हो गया। तो समांगता के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, P बराबर ए स्क्वायर बाई भी हो गया, यहाँ A बराबर P भी स्क्वायर हो गया, A बराबर P भी स्क्वायर हो गया, यहाँ A बराबर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई m हो गया, गुने m मीटर क्यू के होल स्क्वायर हो गया। A बराबर kg मीटर के पावर 5 और s के पावर -2 हो गया। इसका बीमा हो गया, इसका kg का m, मीटर का l और सेकेंड का t हो गया। बीमा हो गया। क्या है, समांगता के सिद्धांत के अनुसार v बराबर b बराबर मीटर स्क्वायर और b बराबर v और b बराबर l स्क्वायर। नोट में क्या दिया हुआ है, गति के समीकरण के नाम और उनका संबंध है। माना कि u बराबर 0 और a बराबर 0, ये मान लेना है कि अपने मन से है, ये अपने मन से मानना है u बराबर 0 और a बराबर 0। तो प्रथम नियम क्या किसके बीच संबंध स्थापित करता है, तो प्रथम नियम क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। पहले ये याद करके रखिए, प्रथम नियम v बराबर u प्लस ए टी होता है, द्वितीय नियम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तृतीय नियम v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। प्रथम नियम क्या स्थापित करता है, तो देखिए इसमें u और a को काट दीजिए, इसमें u और a को काट दीजिए, तो क्या होता है, इसमें वेग बचा और इसमें समय बचा। तो प्रथम नियम में क्या स्थापित करता है, वेग और समय के बीच संबंध स्थापित करता है। प्रथम नियम से वेग और समय के बीच संबंध स्थापित करता है। द्वितीय नियम में a, u और a को काट दीजिए, तो इसमें क्या था, s बच गया, इसको क्या था, s विस्थापन हो गया और इसमें t बच गया। तो समय विस्थापन और समय को व्यक्त करता है कौन, द्वितीय नियम। तृतीय नियम क्या हो गया, तृतीय नियम में भी u और a को काट दीजिए, तो तृतीय नियम वेग और विस्थापन को बताता है तृतीय नियम।
ये पूछा जाता है। प्रथम नियम वेग और समय को बताता है। द्वितीय नियम विस्थापन समय को, तृतीय नियम विस्थापन और वेग को बताता है। अगला क्या है, विस्थापन को स्थिति भी कहते हैं। विस्थापन को क्या स्थिति भी कहा जाता है। भी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होते हैं। त्वरण नियतांक है तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है जब त्वरण नियतांक हो तो। त्वरण नियतांक हो ए कांस्टेंट हो तो भी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। ग्राफिक देख लेते हैं। देखिए वेग विस्थापन और समय के वेग ग्राफ है। विस्थापन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समय के होता है। विस्थापन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी तो एक समान वेग होगा। अगर यहाँ एक नंबर वेग को बढ़ रहा है, ये एक नंबर ये क्या वेग बढ़ रहा है और ये वेग घट रहा है, वेग घट रहा है, ये क्या है वेग एक समान है। 3 नंबर क्या है वेग एक समान होता है। और 4 नंबर क्या है ये विरामावस्था में है, ये विरामावस्था में है। ये 5 नंबर असंभव है, इसका कोई मान नहीं है। शुरू समझ लीजिए। 1 नंबर ये क्या वेग बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है तो वेग बढ़ रहा है। ये 2 नंबर वेग घट रहा है। 3 नंबर विरामावस्था में है। 4 नंबर एक समान वेग से बढ़ रहा है। 3 नंबर एक समान वेग से बढ़ रहा है और 4 नंबर क्या है विरामावस्था में है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या, विस्थापन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है समय के तो एक समान वेग होगा, और विस्थापन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा समय को तो एक समान वेग होगा। ये कैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। समय और वेग में तो यहाँ वहाँ समय और विस्थापन था, यहाँ समय और वेग है, समय है वेग। तो इसमें क्या होगा त्वरण प्रभाव कहता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण प्रभाव त्वरण वेग बटा समय होता है त्वरण। ठीक है, तो एक समान त्वरण से इसमें त्वरण ये बढ़ रहा है। 1 नंबर क्या ये त्वरण बढ़ रहा है, इसमें ये त्वरण घट रहा है। 2 नंबर में त्वरण घट रहा है, ये एक समान त्वरण से बढ़ रहा है। 3 नंबर क्या एक समान त्वरण से बढ़ रहा है और ये विरामावस्था में है और इसका कोई मान नहीं है। अगर वेग और समय रहेगा तो त्वरण बढ़ेगा, वही विस्थापन और समय रहेगा तो वेग बढ़ेगा। इससे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, ये त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज दिया हुआ है। तो 15 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी। 15 सेकेंड में तय की गई दूरी निकालना है। दूरी बड़ा देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है लास्ट है। दूरी बड़ा क्या होगा, दूरी 15 सेकेंड में तय की गई 15 गुने 40 बराबर 600 होगा। 15 गुने 40 होगा। 15 सेकेंड में तय की गई दूरी, 15 सेकेंड में कितना दूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक है। इसमें ये यहाँ से यहाँ तक ये 15 होगा, यहाँ से ये क्या 15 हो गया और ये 40 हो गया। तो 15 गुने 40 ये क्या हो गया आयत हो गया। ये एक तरह से आयत हो गया, यहाँ से यहाँ तक आयत हो गया। तो आयत तो दूरी यहाँ से तक दूरी पर 15 गुने 40 कर दीजिए, ये कितना पूरा दूरी निकल जाएगा। 15 चौका 60 600 पूरा दूरी हो जाएगा। ये एक तरह के आयत हो गया। इसमें देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये वेग दिया हुआ है और ये समय दिया हुआ है, वेग समय ग्राफ है।
तो 10 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तो 10 सेकेंड में, यहाँ 10 सेकेंड है, यहाँ से तय की गई दूरी क्या होगी? तो 10 सेकेंड में तय की गई दूरी 1/2 गुने 5 गुने यहाँ का तक 20 तक है, 20 5 गुने 20 प्लस 5 गुने 20 1/2। यहाँ से यहाँ तक कितना 5 है, यहाँ से यहाँ तक कितना 5 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना 5 है। तो 5 गुने 20 फिर 5 गुने 20 दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? ये 50 हो गया और ये 100 हो गया, 150 हो जाएगा। तो 10 सेकेंड में तय की गई दूरी कितना? 150 है। ये निकला है कैसे से? देखिए ये कैसे निकला हम बताते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, ये क्या है? एक त्रिभुज हो गया और ये आयत हो गया, ये आयत हो गया। तो इसका चौड़ाई कितना है? 5 है, और ऊंचाई कितना है? चौड़ाई कितना है इसका? 20 हो गया। और इसका ऊंचाई 20 हो गया, चौड़ाई 5 हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई प्लस और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकाल के और इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कितना? 150। और ये लास्ट है। वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। यही यहाँ है, यही वेग और समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए कहते हैं क्षेत्रफल निकाले हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने आयत का क्षेत्रफल। और विस्थापन समय ग्राफ में प्रवणता वेग दर्शाता है। विस्थापन समय ग्राफ में प्रवणता क्या होता है? वेग दर्शाता है। और वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण दर्शाता है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण दर्शाता है। और ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद क्या? ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।